हेलो दोस्तों। आज हम अकाउंटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशोज। जैसे कि क्लास 12th में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है, मीन्स एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये तो अब तक आपको पता हो गया होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बट जब बात आती है एनालिसिस की कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कैसे करें, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है या कहें कि टूल्स ऑफ एनालिसिस है, उसे कहते हैं रेशो एनालिसिस। तो उसमें आज हमें सीखना है कि कौन कौन से अकाउंटिंग रेशोज है, या सबसे पहले तो रेशोज होते क्या है डिटेल में सीखेंगे हम। अकाउंटिंग रेशोज, अकाउंटिंग रेशोज। तो हमें यहां समझना है सबसे पहले कि रेशो का मतलब क्या होता है। तो रेशो इज एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप between two interdependent or related variables। तो रेशो क्या है, यहां पर देखें कि रेशो क्या है। रेशो एक अरिथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में, टू इंटरडिपेंडेंट या फिर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि उन वेरिएबल्स का हमारे बिजनेस के डिसीजन में क्या इम्पैक्ट होगा। हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले बिजनेस में डिफरेंट अकाउंटिंग रेशोज को चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले रेशोज होते कितने तरीके के हैं वो समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोज, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोज। अकाउंटिंग रेशोज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कैटेगरी को कहते हैं लिक्विडिटी रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज। जबकि दूसरा है सॉल्वेंसी रेशोज, तीसरा है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो अकाउंटिंग रेशोज को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। अब हमें यह समझना है कि लिक्विडिटी रेशोज क्यों निकालते हैं हम। टू नो शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी, बिजनेस की शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए हम लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं। हम शॉर्ट टर्म में अपनी सारी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं। जबकि दूसरा है सॉल्वेंसी रेशोज, ये लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए निकाली जाती है।
लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी। लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी का मतलब है कि क्या हमारा बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्या हमारी कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट को टाइमली पे करने में एबल है या नहीं, ये जानने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशोज निकालते हैं। जबकि तीसरा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज, टू नो द efficiency, to know the performance and efficiency, performance and efficiency, बिजनेस या हमारी कंपनी कितनी एफिशिएंट है, कैसी हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, ये जानने के लिए हम टर्नओवर रेशोज निकालते हैं। और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज निकालते हैं। अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग पोटेंशियल जानने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज निकालते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया कि इन रेशोज को निकालने के पीछे हमारा पर्पज क्या है। अब ये भी साथ में जान लेते हैं कि इनमें कौन से कैटेगरी के अंदर कितने कितने रेशोज आएंगे। जैसे लिक्विडिटी रेशो की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है करंट रेशो और दूसरा हमें निकालना है लिक्विड रेशो, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो भी कहते हैं। तो हमारे इस कैटेगरी में तो दो ही रेशो आएंगे लिक्विडिटी जानने के लिए। जबकि अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला रेशो है डेब्ट इक्विटी रेशो, जबकि दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है प्रोप्राइटरी रेशो और चौथा और लास्ट जो हमें इसमें पढ़ना है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये चार रेशोज हम फाइंड करते हैं अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी को जानने के लिए। ठीक है, इससे तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को पे करने में एबल है या नहीं। अब हम अपने कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एफिशिएंसी को चेक करने के लिए एक्टिविटी रेशोज निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन से रेशो कवर होते हैं? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसे स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, या इसे हम डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर और बीआर से है, बिल्स रिसीवेबल से, तो हम इसे डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इसका एक सब पार्ट भी है जिसे हम कहते हैं डेप्ट कलेक्शन पीरियड। डेप्ट कलेक्शन पीरियड। अब इसके बाद जो तीसरा रेशो हमें फाइंड करना है इसमें वो है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेएबल का रिलेशन किससे होता है? ट्रेड पेएबल का रिलेशन होता है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल से। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर भी एक और छोटा फॉर्मूला हमारा बनता है, वो है डेप्ट पेमेंट पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज
पेमेंट पीरियड। अब फोर्थ रेशो जो हमें इसमें सीखना है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और एक और जो लास्ट अब आपके 12th क्लास के सिलेबस से तो हटा दिया गया है, वो है नेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशोज। तो ये 5 रेशोज हैं जो हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी को बताते हैं। अब इसके अलावा हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसे जानने के लिए हम यहां पर 9 रेशोज फाइंड करते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तीसरा है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो। ध्यान देना ये वाला, ये तो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जबकि ये ऑपरेटिंग रेशो है। दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिफरेंस है। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट रेशो। ये 4 तो प्रॉफिट पर बेस्ड हो गए, जबकि पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम ROI भी कहते हैं। फिर अगला है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जानने के लिए, ये देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। ना केवल ये आपके एकेडमिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो लोग किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे बट वो बिजनेस में पैसा लगाने से पहले किसी भी कंपनी का ROI चेक करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम ROE कहते हैं। और नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, जिसे हम EPS भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर, जिसे DPS। और लास्ट है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो। तो ये कुछ थोड़े से रेशोज हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखना है, अकाउंटिंग रेशोज के चैप्टर में। हम यहाँ पर एक एक कैटेगरी लेकर चलेंगे कि सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशोज समझेंगे अच्छे से डिटेल में, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद फिर सॉल्वेंसी रेशोज पर आएंगे, उस पूरी वीडियो में हम इसे सीखेंगे। और फिर एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज हमें सीखना है। ये सब अलग अलग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक टर्म के अंदर इतने सारे रेशोज हैं और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। तो अगर आप अकाउंटिंग रेशो में परफेक्ट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वीडियो इसकी लास्ट तक देखें और साथ ही साथ एक भी पार्ट आप इसका मिस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लें। और सबसे अच्छी बात कि अब तक किसी भी टीचर ने पूरे YouTube कम्युनिटी में आपको फॉर्मूले बनाना नहीं सिखाया, जो कि मैं आपको फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं वो भी सिखाने वाला हूं। तो आप इसे नोट करें। हमने नोट कर लिया होगा। अब हम एक एक करके सारे रेशोज कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी
रेशोज। और ये भी बताया कि लिक्विडिटी रेशोज क्यों क्या जानने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, बिजनेस की शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी, कि क्या कोई बिजनेस शॉर्ट टर्म का मतलब 1 से 3 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मीन्स 12 मंथ्स, तो क्या कोई बिजनेस अपनी सारी करंट लाइबिलिटीज को 1 साल में पे करने में एबल है या नहीं, ये जानने के लिए हम लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं। इसमें मैंने आपको 2 रेशो लिखवाए थे, जिसमें सबसे पहला है करंट रेशो। करंट रेशो, करंट रेशो ये जानने के लिए निकाला जाता है कि क्या हमारी कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को शॉर्ट पीरियड मीन्स 1 ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज 12 मंथ, कि क्या 1 साल में हम अपनी करंट लाइबिलिटीज पे करने में एबल है या नहीं, ये जानने के लिए हम करंट रेशो निकालते हैं। करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, इसे मैं लिखता हूं 1.1। 1.1 का मतलब है कि फर्स्ट लिक्विडिटी रेशो और उसका फर्स्ट है करंट रेशो। ठीक है, तो अभी ये हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला है, और इसका जो आइडियल रेशो होता है, आइडियल रेशो का मतलब क्या होता है, आइडियल मीन्स आदर्श, जिसे हम बेस्ट माने, जिसे हम सेटिस्फैक्ट्री माने, तो ये आइडियल रेशो इसका 2:1 है। 2:1 का मतलब कि अगर ये रेशो 2:1 आ रहा है, इट मीन्स 2/1 आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर हमारी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से 2 टाइम है, 2 गुना है, अगर करंट लाइबिलिटी 1 लाख है और करंट एसेट्स 2 लाख है, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग मानी जाएगी, और ये माना जाएगा कि कंपनी अगर इमरजेंसी पीरियड में अपनी सारी एसेट्स को हाफ रेट पर भी बेच दे, तो 2 लाख की एसेट्स अगर 50% प्राइस पर हम बेच दें 1 लाख में, तो भी हम 1 लाख की लाइबिलिटी पे करने में एबल है। समझ आया? तो ये इसलिए इसका आइडियल रेशो 2:1 है। अब हमें सीखना है कि ये करंट एसेट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको बैलेंस शीट दे रखा है और उसमें बहुत सारी एसेट्स लाइबिलिटीज सब दे रखा है, तो आप उसमें से चीज़ों को यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को पुट करेंगे, एक तो कैश, कैश इन हैंड, प्लस कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस कह सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में जितने भी डेटर या ट्रेड रिसीवेबल हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल के साथ बिजनेस में कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। साथ ही अगर कोई हमारे पास एक्रूड इनकम है, तो एक्रूड इनकम को भी हम अपनी करंट एसेट्स मानते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, स्टॉक है तो स्टॉक को भी इंक्लूड करेंगे। बट ध्यान एक बात का देना है कि जब भी हम इन्वेंट्रीज लेंगे क्या कर देंगे, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। नॉर्मली लूज टूल्स को करंट एसेट्स का पार्ट मानते हैं, बट जब भी हमें करंट रेशो निकालना है तो इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है। और लूज टूल्स क्या होता है, हमारे फैक्ट्री में प्लास्ट, प्लेचकस, की, चाबी, मशीनों को खोलने बंद करने के लिए जो औजार होते हैं, तो इन्वेंट्रीज हो गया। इसके अलावा सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस वो भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बैलेंस शीट दे रखा है या ये चीजें दे रखी है तो इन सबका सम कर लेंगे, करंट एसेट्स आ जाएंगे। बट फिर प्रॉब्लम आती है तब जब हमें
इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा, आपको इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा और करंट एसेट्स निकालना है, तो आपको कुछ और दे रखा होगा, लाइक टोटल एसेट्स दे रखी होंगी। और अगर टोटल एसेट्स से हम बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर दें, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो अगर टोटल एसेट्स से फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दें तो क्या बचेगा, करंट एसेट्स, मींस करंट एसेट्स आ जाएंगे। बट अगर ये भी आपको नहीं दे रखा तो फिर क्या तरीका होगा, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज प्लस कर देना है, तो भी करंट एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आपका, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज से भी आप करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और अगर आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, तो भी आप करंट एसेट्स फाइंड कर सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं जो मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा अगले वीडियो में, तो आप वो भी डिटेल में सीख लेंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड करेंगे, करंट लायबिलिटीज, अगर आपको बैलेंस शीट दे रखा है तो आप उसमें से क्या क्या चीजें यहां पर लेंगे। एक तो आपका आ जाएगा ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल दोनों मिलाकर ट्रेड पेएबल, प्लस जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सभी इसमें प्लस कर देंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और क्या प्लस कर देंगे हम इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट, और कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और बिजनेस में जितने भी हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बनाए हैं लायबिलिटीज से रिलेटेड, वो सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हमें इसमें ऐड करना है। इस तरीके से हमारी करंट लायबिलिटीज फाइंड हो जाएंगी। अब मान लीजिए हमें इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा, तो फिर करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको कुछ और दे रखा होगा, मीन्स आप इसकी जगह ये दूसरा फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको टोटल डेप्ट दिया हुआ है, टोटल डेप्ट से अगर आप लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दें, टोटल डेप्ट से लॉन्ग टर्म डेप्ट अगर आप माइनस कर दें, घटा दें, तो आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। क्योंकि करंट लायबिलिटीज को और हम क्या कहते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म डेप्ट भी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों का सम करके बनता है टोटल डेप्ट। अगर टोटल डेप्ट से लॉन्ग टर्म डेप्ट हम माइनस कर दें तो शॉर्ट टर्म डेप्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें ये भी नहीं दे रखा, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे करंट लायबिलिटीज। अगर आपको करंट एसेट्स दे रखा है तो करंट एसेट्स में से आप वर्किंग कैपिटल माइनस कर दें तो भी आपको करंट लायबिलिटीज फाइंड कर पाएंगे, वर्किंग कैपिटल। अब मान लीजिए ये भी नहीं दिया, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक और तरीका हो सकता है कि आप टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दें। ये तो बच्चों आपने इतना तो नोट कर लिया होगा। अब हमें लिक्विडिटी रेशो का ही दूसरा जो है, इसके अंदर दो रेशोज हैं, तो अब सेकंड रेशो वो हमें समझना है जो कि इसी से मिलता जुलता है। तो इसे मैं करंट लायबिलिटीज मिटा देता हूं।
जो कि आपने नोट कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अकाउंट्स की जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो रेशो इतने आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा कि आपको कभी कोई डाउट अराइज ही नहीं होगा, बट जरूरी है उसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हमारा सेकंड रेशो है लिक्विडिटी का ही 1.2, वो है लिक्विड रेशो। लिक्विड या इसे हम एसिड टेस्ट रेशो या फिर हम इसे क्विक रेशो भी कहते हैं। क्विक रेशो, ये एक ही रेशो के तीन नाम हैं, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो। ये बिजनेस की वेरी शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए निकाला जाता है। जैसे करंट रेशो में हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को एक साल के अंदर पे करने में एबल है या नहीं, ये जानने के लिए हम करंट रेशो निकालते हैं। जबकि लिक्विड रेशो ये जानने के लिए निकालते हैं कि अगर हमें वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मान लो 15 डेज या 1 मंथ में सारी करंट लायबिलिटीज पे करना हो तो हम पे कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हम लिक्विड रेशो निकालते हैं। तो लिक्विड रेशो क्या होता है आप समझें। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आप देखें जरा कि करंट लायबिलिटीज तो इसमें भी डिनोमिनेटर में है, यहां भी है। चेंज क्या आया, करंट रेशो में करंट एसेट्स हमने लिया है जबकि लिक्विड रेशो में लिक्विड एसेट्स। तो फिर बात आती है कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या अंतर है। तो देखें, लिक्विड एसेट्स अगर हमें निकालना है, लिक्विड का मतलब वो एसेट्स जिन्हें वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स उन्हें बेचकर कैश में कन्वर्ट करके अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट्स निकालते समय करंट एसेट्स से अगर हम ये दो एसेट्स, कौन सी, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो चीजें हटा दें, इन्वेंट्री हटा दें, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दें, तो बाकी जो एसेट्स हैं आपकी यहां तक, ये सब लिक्विड एसेट्स बन जाएंगी। क्यों भाई, उसका रीजन ये है कि इन एसेट्स को हम कैश में वेरी शॉर्ट पीरियड में, मतलब 10-15 दिन या एक हफ्ते में हम इन्हें कैश में कन्वर्ट करके अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर इन्वेंट्री क्यों हटा दिया और प्रीपेड एक्सपेंस क्यों हटा दिया, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, हमारे बिजनेस का स्टॉक है और अगर हम चाहते हैं कि ये सही प्राइस पर बिक जाए तो इसके लिए हमें राइट कस्टमर का वेट करना होगा। कस्टमर तो अपने डिमांड के हिसाब से परचेज करने आएगा, उसे आपके जल्दी होने से कोई लेना देना नहीं है। तो शॉर्ट पीरियड में हम अपनी इन्वेंट्री को मार्केट प्राइस पर या फेयर प्राइस पर बेचना चाहें तो हमें कस्टमर का वेट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लग सकता है। और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, जो खर्चे हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, तो कहा जाता है कि दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा कभी टाइम पर नहीं मिलता, तो ये पैसा भी हमें टाइम पर नहीं मिलने वाला, इसलिए इन दो चीजों को हम हटा देते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू, लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स से इन्वेंट्री जो कि कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, दो चीजें अगर हम हटा दें तो हमारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जनरली
तो जो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस माना जाता है वो इन्वेंट्री का माना जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर करंट एसेट्स से लिक्विड एसेट्स माइनस कर दें, या ये कहें कि करंट एसेट्स से इन्वेंट्री माइनस कर दें, तो हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। जनरल सिचुएशन यही मानी जाती है कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में जो डिफरेंस है वो आपका इन्वेंट्री का डिफरेंस है। मींस करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटा दो तो इन्वेंट्री आ जाएगा, या फिर करंट एसेट्स से इन्वेंट्री माइनस कर दो तो आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, तब तक आप इसे नोट करें। तो ये देखें, ये क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से मैं आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो दोनों निकालना सिखाऊंगा। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो गिवन हो और साथ ही एक सिंगल कोई आइटम दे रखा है, लाइक इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा जाए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड हैज करंट रेशो ऑफ 4.5:1 and liquid ratio 3.3:1. If the inventory is rupees 36,000, find out total current assets and total current liabilities. मे बी यहीं पर आपको इन्वेंट्री की जगह पर वर्किंग कैपिटल दिया हो सकता है, कोई एक सिंगल अमाउंट दे रखा होगा जिसके ब्याह पर अदर वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं। तो देखें कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। सॉल्यूशन करने का तरीका है कि सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो गिवन चीजें आप लिख लें। गिवन क्या है? आपको करंट रेशो गिवन है, करंट रेशो 4.5:1 और लिक्विड रेशो जो कि है 3:1। साथ ही आपको इन्वेंट्री गिवन है ₹36,000। जब भी कोई क्वेश्चन रेशो का अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि वी नो दैट, क्या हमें पता है कि जो करंट रेशो होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमारा करंट रेशो होता है, ये हमें पता है। हम यहाँ पर शॉर्ट एब्रिविएशन यूज करने के लिए ब्रैकेट में एक बार हमें ये लिखना होगा कि हम करंट एसेट्स को सीए से और करंट लायबिलिटीज को सीएल से डिनोट करेंगे। डायरेक्टली अगर आप CA/CL यहाँ लिख देते हो तो वो नंबर आपके कट सकते हैं, इसलिए पहले पूरा लिखकर एब्रिविएशन को ब्रैकेट में दिखाएं, तब हम आपको आगे शॉर्टकट यूज कर पाएंगे। तो यहां पर करंट रेशो हमें गिवन है 4.5:1 इक्वल टू CA/CL। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? फॉर्म हमारी इक्वेशन बन जाएगी CA इक्वल टू 4.5CL। इसे हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? लिक्विड रेशो जो कि है, क्या होता है लिक्विड रेशो? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज।
अब ये भी हमें गिवन है, लिक्विड रेशो क्या गिवन है आपका 3:1, तो 3/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स की वैल्यू हमें निकालना है, इसे आप ऐसे लिख लो, जबकि करंट लायबिलिटीज को हम क्या लिख सकते हैं, सीएल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या आ जाएगा कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 3CL, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब लिक्विड एसेट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिक्विड एसेट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, जो कि हमें पता है कि लिक्विड एसेट्स की वैल्यू होती है, इक्वल टू 3CL, जो हमारे पास गिवन है 3CL। अब करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स की वैल्यू पुट कर दो 4.5CL, तो यहां लिख सकते हो 4.5CL माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू 36,000 इक्वल टू 3CL। अब ये वैल्यू आपने कहां से लिया है, उसका रेफरेंस देना है, तो यहां लिखोगे कि ये वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से लिया है, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने करंट एसेट्स की जगह 4.5CL यहां से लिया है। अब 36,000 को उधर ले जाओ और CL को इधर ले आओ, 3CL को, तो 4.5CL माइनस 3CL इक्वल टू 36,000। तो यहां इसको माइनस कर दिया तो 1.5CL इक्वल टू 36,000, तो CL इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट काट दिया, जीरो बढ़ा दिया और 15 से इसे डिवाइड कर दो, तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 24,000। ये क्या है, करंट लायबिलिटीज। पहला आंसर तो हमारा आ गया कि हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई, 36,000। अब ये वैल्यू CL की आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुटिंग CL इक्वल टू 24,000 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है CA इक्वल टू मीन्स करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5CL, 4.5 CL की जगह CL की वैल्यू पुट कर दो 24,000 और इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 24,000, 24 5 जा 120, 0, 24 4 जा 96, 96 and 12, 1,08,000। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1,08,000, यहां तो पॉइंट लग गया, तो वैल्यू आ गई ₹1,08,000 रुपीज की आपकी क्या है, करंट एसेट्स। तो हमें यही दोनों चीजें फाइंड करना था कि हमारे बिजनेस की करंट लायबिलिटीज कितनी है और करंट एसेट्स कितनी है। तो कितना आसान था इसे, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में दे रखे हैं और किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया हो, तो किसी में इन्वेंट्री। तो ऐसे क्वेश्चंस आप और आसान ट्रिक सीखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखें। और सबसे बड़ी चीज कि आपको अगली वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे ये ढेर सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से अपने फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट जनरेट करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, जो कि आने वाली है कल नाइट तक आ जाएगी आपको अगली वीडियो इसी चैनल पर। और
अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आइए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।